मौलाना मारे तो मौला नहीं मार सकता पैना। आपने एक पॉडकास्ट के अंदर कहा है कि आपके वालिद साहब की जो मौत है उसके आप जो जिम्मेदार ठहराते हैं वो हाजी एहसन को ठहराते हैं, इसमें आप किस तरह ठहराते हैं? ज़िया-उल-हक जो हैं वो इतने खौफज़दा क्यों थे इस फिल्म की वजह से? आखिर उन्हें 3 बार ये फिल्म रोकनी पड़ी। सब आपको लोग उसी तरह से पसंद करते हैं, एक्शन में ठीक है, आपको उसी मिलेंगे। ठीक है, डायरेक्टर्स की अपनी सोच। आप क्या समझते हैं कि उन्होंने सुल्तान राय साहब की शख्सियत के साथ भी कोई जुल्म किया? जस्टिफाई नहीं किया। और मौला जो वाहिद फिल्म है जिसको आर्मी ने आके उतारा कि इसको अब हटाएं, इसकी जगह और फिल्म को भी लगने का मौका देना चाहिए। ये एक वायलेंट फिल्म है, ये है वो क्या कि उसको उन्होंने 800 फिल्म उनकी वो है जिसमें द मोस्ट टाइटल प्लेड बाय एन एक्टर इन द वर्ल्ड। इतने टाइटल दुनिया में किसी एक्टर ने प्ले नहीं किया। आप क्या समझते हैं वालिद साहब का केस दोबारा से रीओपन करवाएं? यस, होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज मी अरसलान एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं उस अजीम शख्सियत के बारे में कि जिसने अपने धाड़ते लहजे, मजबूत आवाज़ और बेखौफ किरदारों से पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को एक नई शनाख्त बख्शी। मेरी मुराद फ़न के सुल्तान सुल्तान रही और आज उनके बेटे हैदर सुल्तान मेरे साथ मौजूद हैं जो कि अपने वालिद की यादों को ताज़ा किए हुए हैं और उनकी मिरास को आगे लेकर चल रहे हैं। आज बहुत सी गुफ्तगू होगी, बहुत सी बातें होंगी सुल्तान राही की ज़िंदगी के बारे में और हैदर सुल्तान के बारे में कि वो इस वक्त पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में अपनी ओपिनियन क्या देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस कि आप एक बड़ी अजीम शख्सियत के बाप के बेटे हैं और वो ना सिर्फ उनका जो किरदार था वो एंटरटेनमेंट में था बल्कि जब उनकी रूहानी शख्सियत को देखे तो उसको भी लेकर जो है वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते थे। और फिर ना सिर्फ रूहानी शख्सियत बल्कि उनकी लोगों के साथ जो हमदर्दी थी और सुल्तान राही साहब के जाने के बाद जो बहुत से घर जो हैं वो यतीम हुए और उनकी आंखों के अंदर आंसू आए कि एक ऐसा जो कि हमारा सहारा चला गया है कि जिसके बाद हमें आज महसूस हो रहा है कि हम यतीम हैं। सो इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, कन्वर्सेशन जारी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइएगा कि सर अपना इंट्रोडक्शन करवाएं कि आजकल आप क्या कर रहे हैं और फिर आपने अपना बचपन अपने वालिद के साथ कैसा गुजारा। हाँ जी, थैंक यू सो मच। पहली बात तो ये कि अब्बू जी के साथ काम करने के लिए हर एक्टर का एक होता था ख्वाब कि उनके साथ काम किया जाए। बिल्कुल, मेरे तो खैर फादर फिगर थे हमेशा से, लेकिन मैंने जब पहली फिल्म के साथ मैंने की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं किंग के साथ काम कर रहा हूँ। ओके, ऑब्वियसली बात है कि आपको एक रियलिटी चेक होता है एकदम से। लेकिन ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो पर्सनैलिटी इतनी हम्बल और डाउन टू अर्थ थी, इतनी ऑब्वियसली बात है आम लोगों से उनका इतना प्यार था तो बच्चों के साथ तो और भी ज़्यादा उसमें होता था। बिल्कुल, तो कुछ चीज़ें मैंने फिर समझाया, बताया, किया, तो फिर एक कंफर्ट जोन बन गया काम का उनके साथ। ओके। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने कम से कम कोई 5 फिल्में इकट्ठी की हैं 92 से लेकर 95 तक। आपने अपने वालिद के साथ? जी जी। उसमें आपका किरदार क्या था सर? एज हीरो। एज अ हीरो। तो वो फिल्में कोई सुपर हिट हुई या Yes, इस तरह वो अपनी शनाख्त ना बना? 92 में अगर आप देखें तो बबरा मेरी पहली फिल्म थी। ठीक है। टाइटल अब्बू जी का था, पंजाबी का दौर था और उसमें मैं हीरो था, उनका बेटे का कैरेक्टर था मेरा उसमें। तो वो अगर आप उठा के देखें तो 92 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से वो एक फिल्म है। ठीक है। अच्छा, आप समझते हैं कि आपने अपने वालिद की उस लेगेसी को जो आप जिंदा रखे हुए हैं, उनकी याद तो आप जिंदा कर रहे हैं, उनकी रवायात को भी आप जो उनकी ज़िंदगी में था वो आप जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में आप कोई बड़ा नाम नहीं बना सके। बात पता है क्या है? पहली बात तो मैं बता दूं कि सुल्तान राही साहब को किसी की लेगेसी को कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। वो माशाल्लाह खुद से इतना बड़ा नाम है कि वो जब तक दुनिया रहेगी उनका नाम रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है एज बीइंग अ सन, मैं यस उनकी लेगेसी को लेकर कैरी कर रहा हूँ, चल रहा हूँ। और अब जो लोग मुझे मिलते हैं तो कहते हैं जी कि हमें अब मेरे राय साहब की झलक अब नजर आती है, लगता है कि अब आप उनसे थोड़ा मेच्योर हो चुके हैं काम के हवाले से भी और एज के हवाले से भी। तो आई फील रिस्पॉन्सिबल टू डू दैट। ओके। जहाँ तक आपकी सक्सेस का ताल्लुक होता है, देखें जब आपके पीछे इतना बड़ा नाम होता है ना तो आपको बहुत सारा जोर लगाना पड़ता है अपना नाम बनाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अक्सर इंटरव्यूज में बात ही कहता हूँ कि अगर मैं कुछ भी ना करूँ तो मैं सुल्तान हूँ। सुल्तान है, बिल्कुल यकीनन है आप हैं, जैसे वो फन के सुल्तान थे और आप उसी सुल्तान के बेटे हैं। ठीक है ना, तो मैं कुछ भी ना करूँ तभी मैं हैदर सुल्तान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन क्या है कि मुझे ये फील होता है कि मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे अपने लिए और ख़ासतौर पे जो फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए, बिकॉज वो मेरी तरह एक सेकंड फैमिली की तरह है। अब उनके पास काम नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ चुकी हुई है, तो मेरी कोशिश है कि इसको दोबारा से रिवाइव किया जाए, वो लोग काम पर वापस आए। ठीक है। तो मैं अपनी जो मेरी एफर्ट है वो मैं लगा रहा हूँ। अगर आप आस पास अपनी नज़र घुमा के देखें तो आपको मेरे हिसाब से मेरे अलावा कोई भी बंदा नजर नहीं आएगा जो सेलिब्रिटीज के बच्चों में से अभी तक काम कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 92 से लेकर अब तक मैं काम
कर रहा हूँ, आई फील लाइक आई हैव डन समथिंग करेक्ट इन माय लाइफ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, बताइएगा कि सुल्तान राय साहब जो हैं वो हमें किरदारों में तो बड़े बेखौफ किरदार उनके थे और बड़े वो इस तरह के जैसे कि वैशी तरीके से नजर आते थे। बिहाइंड द सीन जो है वो क्या था, घर में कैसे थे वो? देखिए उनके जो रोल्स हैं, एक्शन हीरो के रोल्स उनके थे, उसी में वो हिट हुए थे, तो लोगों ने उससे पसंद किया उनको। वो अक्सर कहा करते थे कि यार मुझसे कुछ और काम भी कभी जिंदगी में करा लो, आप लोगों ने मुझे एक तरह के बिल्कुल, मैं उनका इंटरव्यू अभी देख रहा था, उन्होंने कहा है, उन्होंने जो कि अनवर मसूद के साथ शायद वो बैठे हुए इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने कहा कि मुझे तो शायद ये इतना जो कि एक्शन रोल्स करवा चुके और इसी तरह ही मैं चला जाऊंगा, उन्होंने ये बात की थी। हुआ भी यही। बिल्कुल, बात ये है कि उनकी अगर आप स्टार्टिंग फिल्म्स देखें ना, अगर आप इसमें बाबुल, उनके जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स अपना शुरू किए, उसमें आपको बहुत सारा आपको काम देखने को मिलेगा कि इसमें उन्होंने माशाल्लाह परफॉर्म किया, अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। तो ये वो कहते थे मुझसे ऐसा काम लो, अब मैं जगह बन चुकी है मेरी, मैं आ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, मेरे पर अरूज है, मुझसे और काम भी लो। बिल्कुल। लेकिन वो कहते थे नहीं जी राय साहब, आपको लोग उसी तरह से पसंद करते हैं एक्शन में, ठीक है, आपको उसी में लेंगे। ठीक है, डायरेक्टर्स की अपनी भी सोच। आप क्या समझते हैं कि उन्होंने सुल्तान राय साहब की शख्सियत के साथ भी कुछ जुल्म किया? जस्टिफाई नहीं किया उनको, एज एन एक्टर जस्टिफाई नहीं किया, मेरे हिसाब से नहीं किया। एबिलिटी में बहुत ही काम करने की, जहां उनको मौका मिला। हसन अस्करी साहब हमारे डायरेक्टर थे, वो भी नहीं रहे, उनका अबू जी के साथ बहुत प्यार था और वो काम बहुत शौक से करते थे अबू जी के साथ, क्योंकि वो डिफरेंट रोल में उनको लेके आते थे। ठीक है, अबू जी बड़ा पसंद करते थे कि उनके साथ डिफरेंट किया जाए। ठीक है, तो यही बात वो और डायरेक्टर से भी कहते थे कि यार मुझसे कुछ और काम। अब देखें अबू जी की फिल्म जो मुझे बड़ी पसंद है, बाबुल सदके तेरे, अगर आप देखें, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है। जी जी। असलम डार साहब ने अबू जी को पहली फिल्म में लिया, बशीरा में लिया, उसके बाद उन्होंने बनाई बाबुल सदके तेरे। अगर आप फिल्म देखिए, इट विल मेक यू क्राई, आपको रुला देगी फिल्म। वो बिल्कुल सेंटीमेंट से भरी हुई है और परफॉर्मेंस अगर अबू जी की आप देखें, एक्शन, ड्रामा और सेंटीमेंट उसमें मौजूद है। तो ये कहता हूँ कि उनकी ख्वाहिश थी कि वो कुछ और डिफरेंट तरीके से काम भी करें, लेकिन अगेन हमारे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे उनकी वो डिमांड की थी कि नहीं जी आपको एक्शन भी लेकर आना है। ठीक है, तो उनसे वो कराया गया। अच्छा, वो एक्शन से अपनी जिंदगी का छुटकारा चाहते थे, फिर उन्होंने बतौर हिदायतकार भी काम किया, लेकिन वो उनकी फिल्म जो है वो फ्लॉप हुई, उसकी वजह क्या? किसी ने आपको गलत बताया, एज अ हिदायतकार कभी भी उन्होंने फिल्म नहीं की, लेकिन उन्होंने एज अ प्रोड्यूसर फिल्म जरूर बनाई थी। ठीक है, 2 फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस की थी अपने पूरे फिल्मिंग करियर। जी बिल्कुल। और उनकी पहली मूवी थी तकदीर कहाँ ले आई, उनके बहुत से दोस्त थे, कोरियोग्राफर थे हमीद चौधरी साहब, ठीक है, उन्होंने फिल्म वो बनाई थी उनके साथ मिलके, और उस टाइम अबू जी का नाम माशाल्लाह बन चुका हुआ था। ओके, लेकिन अबू जी को उस कैरेक्टर में लोगों ने पसंद नहीं किया, क्योंकि वो हट के था। ठीक है, सूट पहना हुआ है, मूंछें थोड़ी छोटी सी लगाई हुई और एक क्लीन कट, बिल्कुल एक्शन नहीं था उसमें। तो जो सेकंड फिल्म उन्होंने बनाई थी वो बनाई थी 90s में आके, जो फिर अगेन लोगों ने उस कैरेक्टर में उनको कहा नहीं जी हमें आप उसी ही रोल में चाहिए। ठीक है, तो दैट्स व्हाई उन्होंने 2 फिल्म बनाई थी लाइफ में, उसके बाद दोबारा उन्होंने बनाई। अब सर उसके बाद सवाल ये है कि आपने एक पॉडकास्ट के अंदर कहा है कि आपके वालिद साहब की जो मौत है उसके आप जो जिम्मेदार ठहराते हैं वो हाजी एहसन को ठहराते हैं, इसमें आप किस तरह ठहराते हैं? देखिए बात वो आती है कि मैं अगर मुझे 100% क्लियरिटी हो ना इस बात की, तो मैं सिर्फ कुछ मूवमेंट भी करूं, लेकिन एक बात जो कॉमन सेंस कहती है कि हम 2 लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई बंदा आता है और आके यहाँ पे फायरिंग खोल देता है और वो मुझे मार के चला जाता है, तो आपको कोई जिंदा छोड़ेगा? बिल्कुल ऐसे आप जाके लोगों को बताओ, आपको मार देगा ना। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। बिल्कुल। अबू जी के साथ एहसन का जो दौर है वो ऑलमोस्ट 30-40 ईयर्स का है। ठीक है, 1971 में बंदा अबू जी के साथ अटैच हुआ था और हमारे साथ एक फैमिली मेंबर की तरह बन गया हुआ था। ओके, तो अबू जी ने हमेशा उसकी फैमिली का बड़ा ख्याल किया, उसका भी बड़ा टेक केयर किया, ऐसे करना चाहिए माशाल्लाह। वो अबू जी बहुत गिविंग, बिल्कुल दूसरे घरों के साथ भी वो करते थे। लेकिन जब ये मौका आया, जब ये काम हुआ, तो हमें समझ में नहीं आया कि ये बंदा कैसे बच गया और उनको क्यों शहीद कर दिया गया। तो इसलिए सवाल उठते हैं इस बात के लिए, और जो उसने बयान अब तक वो देता आ रहा है बड़ा कच्चा सा बयान है उसका, उसमें कोई रियलिटी नहीं लगती। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा मशकूक बंदा मेरे नज़दीक वो है जो साथ था। बिल्कुल वही साथ था सर। वो पिछले 25 से 30 साल से आपके वालिद के साथ था, लेकिन आपको क्या लगता है कोई उसने पैसों की हवस के लालच में, ये क्या मामला है, क्यों ऐसा? देखिए बात वही आती है कि हमारे इस दिमाग में कांटे की तरह ये सवाल चुभा हुआ है अभी तक, इसका हल अभी तक नहीं निकल सका कि क्यों वजह, क्या वजह बनी। क्योंकि अबू जी की किसी से दुश्मनी नहीं थी, अबू जी के कोई प्रॉपर्टी के फड्डे नहीं थे, अबू जी की किसी से कोई लेन देन का मसला नहीं था। ही वाज अ वेरी गिविंग पर्सन। और बड़े बड़े जो कहते हैं ना कि थम बदमाश दुनिया के पूरे पंजाब के थे, उनके घुटनों को हाथ लगा के लाला जी कह के मिलते थे, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट इतनी थी माशाल्लाह से। बिल्कुल ठीक, प्यार करते थे उनसे वो। ठीक है, तो ये बात भी आप क्रॉस कर देंगे किसी ने दुश्मनदारी में आके मारा होगा, तो इसलिए क्वेश्चन में आता जरूर है कि क्यों किया गया। ठीक है, वो वाज द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, और हाजी हसन जो बयान देता है वो उसके साथ मैच करता ही नहीं है। ठीक है, तो आपने उसके बाद हाजी एहसन को जो कि फेस टू फेस को इस तरह के उनके साथ परसू किया था हम लोगों ने। स्टार्टिंग में जब ये वाकया हुआ था, इस केस को उन्होंने बहुत सारा परसू किया था और इसको भी कहा था कि भाई बता दो
ठीक है। जो बंदा भी कोई पीछे है, कोई ताकत उसके पीछे का कोई है, तो बता दो, हम तुम्हें सेव कर लेंगे। ठीक है, फिर हम जाने वो जाने। अच्छा हैदर साहब, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लियाकत अली खान साहब के कातलों का आज तक पता नहीं चल सका? तो अच्छा, ये अक्सर ना लोग सवाल करते हैं और मैं थोड़ा सा मुस्कुराता भी हूँ। देखिए बात पता है क्या है, लियाकत अली खान साहब हो गए, बेनज़ीर भुट्टो साहब हो गई, XYZ, जो इतने भी ये पॉलिटिकल मर्डर्स हुए हैं, दीज आर पॉलिटिकल मर्डर्स। ओके, अबू जी पॉलिटिकल बंदे नहीं थे, ठीक है, एक अवामी बंदे थे, एक एक्टर थे, ठीक है, एक आर्टिस्ट थे। उनका दुश्मन, इन लोगों की दुश्मनदारियां होती हैं, कुछ लोगों को पसंद कर रहे होते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद कर रहे होते, तो पब्लिक में था उनको मार देता है। बिल्कुल। अबू जी की तो किसी के साथ, पूरी दुनिया में किसी के साथ अगर आप ट्रैवल करके देख लेते तो किसी, आज तक मैंने अबू जी के बारे में किसी बंदे के मुंह से उनके लिए बुरा नहीं सुना। हमेशा अच्छी बात की उनके बारे में कि वो अल्लाह के बंदे थे, बिल्कुल ठीक नेक है, इंसान थे। यस, शोबिज़ उनका एक प्रोफेशन जरूर था, लेकिन उनकी असल जो उनकी लॉ थी वो अल्लाह ताला के साथ थी, दीन के साथ थी। बिल्कुल। वो तो सर मेरे अगले क्वेश्चंस हैं कि उनकी जो आवाज़ थी कुरान पाक की तिलावत करने की, वो दिलों में सहर तारी करती थी, यकीनन ऐसे। अच्छा सर, जरदारी ने कहा था जनाब सुल्तान राही साहब को कि आप अपने साथ गार्ड नहीं रखते हैं, तो उस वक्त उन्होंने कोई तारीखी जुमले बोले थे कि मौले नु मौला ना मारे, इस तरह के, मतलब कि जो उन्होंने अपनी मौला जट फिल्म का जो बोला था वही उनके तारीखी जुमले थे। और गार्ड ना रखने की वजह क्या, ये थोड़ा सा बताइए। पहली बात तो ये कि अबू जी की और जरदारी साहब की कभी जिंदगी मुलाकात हुई, ये फिर जो रिसर्च अभी इस वक्त सोशल में चलें, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर दें। मुझे ये कुछ डाटा रफ्तार चैनल से मिला है, बड़ा एक ऑथेंटिक सोर्स उनके होते हैं, उनको जहाँ से मिला उनको भी किसी ने गलत दिया। और फिर आपका तो ये भी है कि आप भारत से आए, लेकिन कई आप डिनाई कर रहे हैं आप वो पॉडकास्ट के अंदर कि आपका भारत से कोई ताल्लुक नहीं। फिर आपके जो आई थिंक दादा है उनको उन्होंने मेजर बना दिया है, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है मैं बताता हूँ कि बात पता क्या है। देखें जी सर, आजकल इतनी सारी पॉडकास्ट चल रही हैं और अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि हर बंदा ना अब वो लेके काम को शुरू हो गया रिसर्च प्रॉपर किए बगैर। जिन लोगों ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है उनको नहीं पता, बिल्कुल, आगे से जिसने उनको दी है उनको प्रॉपरली नहीं पता। ओके, आई फील लाइक कि जब भी कभी आप इस बारे में डिस्कस करें, मैं आपके इस पॉडकास्ट के लोगों से समझाना चाहूंगा जो हमारी नई जनरेशन कर रही काम ये, ओके, कि बाबू आप पहले ना अपनी रिसर्च पहले पक्की करो। अगर आपको नहीं पता मुझसे रब्ता करो, मेरा नंबर किसी से अरेंज कराओ, मैं आपको बताऊंगा कि भाई असल बातें हैं क्या। ठीक है, इतने फजूल रूमर्स बाहर दुनिया में फैल चुकी है, मैं इन पॉडकास्ट के थ्रू लोग वो बातें करना शुरू हो गए हैं कि यार पता नहीं क्या, आपको नहीं पता, आप पूछ लो यार, कंफर्म तो करो पहले कि असल हकीकत है क्या। अब देखें ये अभी आपने जो बात मुझे कही है, जी जी, इसकी कोई बुनियाद नहीं है कि जी राइस साहब की कभी मुलाकात हुई और उन्होंने आगे से ये तारीखी जुमला का कहाँ हुआ यार, ये खुदा का नाम है, बिल्कुल ऐसा कभी मुलाकात ही कभी नहीं हुई। जरदारी साहब के साथ कभी मुलाकात ही नहीं हुई। ठीक है, अबू जी की मुलाकात सिर्फ नहीद खान के साथ हुई थी। ओके, वो जो उनकी सेक्रेटरी थी उस टाइम में बेनज़ीर भुट्टो साहबा की, और वो भी सिर्फ वीजास के लिए हुई थी, अमेरिका के वीजा लगवाने के लिए। जब ये हादसा सारा हुआ ना, इसके लिए मुझे इस्लामाबाद गए थे, दैट्स इट। अच्छा, और दूसरी बात अभी आपने कही कि जी वो वहाँ से माइग्रेट किया था, तो आपने वो कहने जी कोई इंडिया से माइग्रेट नहीं किया, रावलपिंडी की पैदाइश थी उनकी, उनके जितने जानने वाले लोग हैं वहीं की जमपल थे, उनके दोस्त जितने यार थे वहीं के थे। अपने 20s में अबू जी वहाँ से लाहौर शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पे स्ट्रगल की और अल्हम्दुलिल्लाह अपना नाम और अरूज कमाया। जहाँ तक आपने मेजर की बात की, वो मेरे नाना जी की बात हो रही है, ओके, नॉट माय दादाजी। ओके, मेरे नाना जी जो हैं वो आर्मी मेजर थे। ओके, इसलिए मैं ये क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है, बिल्कुल मैंने आपकी इस पॉडकास्ट के थ्रू गूगल पे भी बहुत सी जगहों पे ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल रही है, विकिपीडिया पे भी पता नहीं किसने डाल दिया, अल्लाह आलम, लोग पता नहीं कहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन निकालते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नहीं पता तो उनका बेटा मौजूद है, आप उससे रब्ता करें। हैदर भाई ये बात सच है। चलें सर, हमारे जो सवाल है आपने एक तो इनकी करेक्शन भी करते जाना है कि ये जो अभी हमसे, अच्छा ये भी कहा जाता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम नहीं है ये इसी पॉडकास्ट में, जो कि उन्होंने 800 फिल्में बनाई हैं, ठीक है, फिल्में तो उन्होंने बना ली हैं, मतलब कि और अवार्ड जो है 150 उन्होंने जीते हैं सुल्तान राय साहब ने, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज नहीं है। ये एक ऐसी बात फैलाएगी, इसमें आप क्या कहते हैं? चलिए, इसने बात फैलाई है, उसे कहेंगे भाई आप इसका कोई रिकॉर्ड ला के दिखा दें, हम मान लेंगे। आप कहते हैं है नाम दर्ज? जी बिल्कुल है, उनका रिकॉर्ड है, और उसका मैं आपको बता देता हूँ कि किस लिए रिकॉर्ड दर्ज है उसमें। जी जी, 800 फिल्म उनकी वो है जिसमें द मोस्ट टाइटल प्लेड बाय एन एक्टर इन द वर्ल्ड। इतने टाइटल दुनिया में किसी एक्टर ने प्ले नहीं किया। ओके, ठीक है, इस वजह से उनका नाम उसमें है, क्योंकि फिल्में तो उनकी माशाल्लाह 1000 से ऊपर है, बिल्कुल 1000 से ऊपर फिल्म है उनकी, ठीक है, लेकिन कोई 804 भी बताता है। 800 वो है जिसमें उन्होंने टाइटल प्ले किया, टाइटल प्ले किया, ये बड़ा रिकॉर्ड दुनिया में किसी का नहीं है। ये इस बारे में है, ठीक है। और जहाँ तक स्पेसिफिकेशन की बात है चीज़ों को लेके, मैं फिर वो बात करूंगा कि खुदारा आप लोग प्लीज़ जितने भी नए बच्चे उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, खुदा के लिए अपनी रिसर्च पहले मुकम्मल करें और फिर
शोज बनाना शुरू करें, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता आप लोग क्या बोली जा रहे हैं। चलें ठीक। अच्छा सर, अब आपसे सवाल करते हैं कि आपने हाल ही में फिल्म लव गुरु के ऊपर भी तनकीद की है, तो तनकीद की क्या वजह है? फिर बात वही आती है, तनकीद वो होती है कि मैं किसी को टारगेट बना के उसके बारे में बुरा बोल रहा हूँ। ओके। मैंने ऐसा तो किया ही नहीं। मैंने ये कहा है कि जो एक्टर जिस रोल में अच्छा लगता है उसको वो करना चाहिए। ठीक है। हुमायूं सईद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम लोगों ने बहुत इकट्ठा काम भी किया है। एक पॉइंट पे आके अगर मैं ये कहूँ जी कि इस वक्त मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट का रोल प्ले करूँ, नहीं अच्छा लगेगा ना। बिल्कुल ऐसे ही नहीं मानेगा, कॉलेज स्टूडेंट का भी नहीं मानेगा। बिल्कुल। हाँ, मैं किसी कैरेक्टर रोल में आऊंगा, हीरो के रोल में आऊंगा, प्रॉपर तरीके से आऊंगा तो लोग पसंद भी करेंगे, मानेंगे भी। ठीक है, मैंने ये कहा। ठीक है, ही इज अ गुड आर्टिस्ट, लेकिन अपने जो उसके रोल करने चाहिए उसके मुताबिक उसको आना चाहिए। उसको इतना लोगों ने घुमा दिया, मेरे पास बहुत सारी वीडियोस आई हैं जी कि ये देखें ये देखें। मैं वही कहता हूँ कि अपने चैनल की रेटिंग लेने के लिए लोग पता नहीं क्या कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक आप ये चीज चेक करें कि मैंने बात की कहाँ से है, क्या कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जो उस पर रखें ना, ये ना करेंगे जी हाँ जी हमारी रेटिंग चैनल्स की लाइक्स बढ़ जाएंगी। ये मीन दैट कि आज का हमारा पॉडकास्ट फैक्ट्स एंड चेक पे ही हो सकता है। ऐसे भी ये हो सकता है कि सारे अच्छी बात है, फैक्ट्स एंड चेक भी जरिए क्लियर हो रही है। चलें ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं किस वक्त आपको लगता है कि इंडस्ट्री में अभी ग्रुपिंग, लॉबी और हसद है? शुरू से है, तो अब से नहीं है, शुरू से है, डे वन से है। देखें, प्रोफेशनल जेलसी अगर आप बैंकर हैं तब भी मिलेगी आपको, डॉक्टर हैं तब भी मिलेगी आपको, इंडस्ट्री में जाएं तब भी मिलेगी आपको। अगर आप मुझसे अच्छा कर रहे हैं तो मैं कुछ बहुत कम लोग दो दुआ आपके लिए करेंगे या अल्लाह इसको और कामयाबी दे, बहुत कम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है। बहुत से लोग आपसे हसद करेंगे, यार इसकी पॉडकास्ट अच्छी क्यों जा रही है, ये क्यों आगे बढ़ गया, कल का बच्चा हमारे सामने खड़ा हो गया आके। बिल्कुल ऐसे ये कोई नहीं कहेगा यार उसने मेहनत कितनी की है, उसने क्या कुछ पापड़ बेले हैं, बिल्कुल उसको अप्रिशिएट करो। जिसको अल्लाह इज्जत दे उसको मानो। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप नहीं मानते फिर आप मुनाफकत कर रहे हैं। तो मेरा भी यही मानना है कि जिस तरह का जो निज़ाम चल रहा था उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि आप लेग पुलिंग करें या मुनाफकत करें या किसी की गीबत करें पीछे बैठ के। अच्छा, राइस साहब की ज़िंदगी में भी कोई उनके दुश्मन और दोस्त थे जिनका आप नाम बताना चाहें? प्रोफेशनल जेलसी उनकी बहुत से जो एक्टर थे उनके साथ थी। वो कहते थे राइस साहब जाएंगे तो हमारी शायद बनी बारी आनी है, राइस साहब अब काम छोड़ेंगे तो हमारी बारी आनी है। अबू जी कहते थे यार, अब यकीन करें टाइम ये आ गया था कि अबू जी ने कहा कि यार मुझे अब रिटायरमेंट दे दो। मैंने अपनी फैमिली को बहुत निगलेक्ट कर दिया, मैंने बहुत टाइम दिया आप लोगों को। वाकई में हमें इतना टाइम अबू जी ने नहीं दिया जितना, मतलब है कि अगर आपके पास 24 आवर्स हैं उसमें से 1 घंटा या आधा घंटा फैमिली को, बाकी सारा काम में। अच्छा। तो बात ये आती है कि वो कहते थे यार मुझे, अब आप बच्चे आ गए नए नए, सब हैदर भी आ गया, रैम्बो भी आ गया, शान भी आ गया, फलां फलां, इनसे काम लो आप, मुझे अब आप रिटायरमेंट दे दो। ठीक है। नहीं जी, आपके बगैर काम चलना ही नहीं है। ठीक है। अब्बू जी ने वो, मैं कहता हूँ कि वो मिसाल गलत करके दिखा दी, किसी के जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, उनके जाने से पड़ा। पंजाबी सिनेमा तबाही हो गई है सर। पंजाबी सिनेमा नहीं, इंडस्ट्री ही खत्म हो गई। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो गई, खत्म हो गई बिल्कुल। क्योंकि कुछ बरकतों वाले लोग होते हैं, अल्लाह ताला ने कुछ लोग पिक किए होते हैं अपने काम के लिए, और वो माशाल्लाह बरकतों वाले लोग थे, क्योंकि उनके अंदर गीबत, बुग़्ज़, हसद नहीं थी। ठीक है। वो अल्लाह के बंदे थे, और वो आप यकीन करें कभी अगर आपकी मुलाकात उनसे होती, उन्होंने एक मुलाकात में आपको अपना बना लेना था। क्या बात है। इतने हम्बल और प्यार वाले बंदे थे वो। अगर आपने कुछ उनके बारे में गलत उनके मुंह पे कह भी दिया ना, तो एक प्यार से वर्ड कहते थे पुत्री। पुत्री क्यों है अल्लाह खैर, कोई गल नहीं, कोई आज चलो कम करने। ठीक है। उन्होंने कभी अना का मसला नहीं बनाया कि मैं सुल्तान राही हूँ तो मुझे ये बात इसने कैसे कह दी। क्या बात है। उन्होंने कभी ऐसे नहीं किया, फॉरगिव किया, माफ़ किया, सब कोई बात। ठीक है। अच्छा सर, बताइएगा कि इस वक्त हमारे जो हमसाय मुल्क भारत की पंजाबी फ़िल्मों की और पाकिस्तान की पंजाबी फ़िल्मों की बात की जाए तो वो दिन ब दिन जो है उनमें वो तरक्की के मनाजिल तय कर रहे हैं, लेकिन हम जो है वो दिन ब दिन जो कि बॉटम में जाते जा रहे हैं। तो क्या इसकी वजह क्या है? आई थिंक जिस दिन हम लोग आपस में यूनाइट हो जाएंगे ना, यूनाइट, तो उस दिन काम अच्छा हो जाएगा। हम लोगों ने अपने आप को ना कुछ ज़्यादा ही डिवाइड कर लिया हुआ है। जैसे हमने शुरू में भी कहा, ग्रुप्स बन चुके हैं, आपस में गीबत होती है, बुग़्ज़ होती है, किसी की बैक बाइटिंग, लेग पुलिंग। इससे क्या हो रहा है कि हम नीचे नीचे जाए जा रहे हैं। सही बात है। कराची में इस वक्त मेन हब बन चुका हुआ है फिल्म्स का, टेलीविज़न का, प्रोडक्शन हाउसेस का, बड़े बड़े चैनल्स उनको प्रमोट करते हैं। मैंने बहुत दफ़ा बात पहले भी कही है कि पंजाब में यहाँ पर हमारे पास 40 इयर्स इंडस्ट्री रही है, अब कराची शिफ्ट हुई है कुछ 8, 10, 15 साल से। बिल्कुल। तो कोई वजह थी ना, वजह यहाँ पे फिल्में बनती थी, कामयाब होती थी, प्रोड्यूसर पैसा कमा रहे हैं, हर बंदा काम करता था, बिल्कुल, लोग बिजी थे। अब इनकी अपनी कुछ हरकतों की वजह से इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। हमारे यहाँ के लोगों की गलतियाँ हैं। कौन से ऐसे नाम हैं जो आप समझते हैं कि ये हमारे कुछ इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हैं? देखें, तबाह हो चुकी है, कर नहीं रहे, हो चुकी है। बात ये कि देखें, अगर आप एक इंग्लिश की बड़ी सी मिसाल है, द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड।
आप जिंदगी में कुछ भी चीज़ें ज़्यादा करो खराब हो जाएंगी। बिल्कुल। अगर आप एक ट्रैक पे कुछ ज़्यादा ही गलत उल्टे सीधे गाने चीज़ें और सब्जेक्ट बनाओगे तो पब्लिक बोर हो जाएगी ना, उससे तंग आ जाएगी, अरे क्या करी जा रहे हो। बिल्कुल। तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है, नए स्क्रिप्ट लाने बहुत ज़रूरी है। इन लोगों ने वो नहीं किया, ना कैमराज अपग्रेड किए, ना अपनी सोच अपग्रेड की, कुछ भी नहीं किया। अब चीज़ें वहाँ पे चली गई, फाइन, वही हमारा मुल्क का हिस्सा है, कराची बाहर तो नहीं हमसे, लेकिन क्या है, मिल के काम करें, ग्रुप बंदियाँ चीज़ें ऐसी बातें अगर छोड़ देंगे ना, मिल के काम करेंगे, हमारे पास एक्सपीरियंस है, उनके पास इस वक्त टेक्नोलॉजी और पैसा है, टेक्नोलॉजी और पैसा है, बिल्कुल कंबाइन कर लें, ओके हो जाएगा। ठीक है सर, आपको आपके वालिद साहब के जाने के बाद उनके जो दोस्त थे उनकी तरफ से कोई फ़िल्म बनाने के लिए, कास्ट करने के लिए कोई ऑफर्स दी गई आपको आगे लाने के लिए, या फिर आपकी भी लेग पुलिंग ही होती रही है? मैं ये समझता हूँ कि जो लोग अबू जी के साथ प्रोफेशनली जज थे उस टाइम में मेरे हिसाब से, ये लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी में ज़्यादा प्यार करने वाली थे इंडस्ट्री में, अभी भी मौजूद हैं वो लोग। लेकिन जिनको मौका मिला उन्होंने फिर लेग पुलिंग की मेरी। उनको मौका मिल गया ना कि अब राय साहब तो नहीं है, चलो यार ये में मिल गया, इसको करते हैं, ये भी आके बैठ गया सीट पे, इसने 15 साल खेल जाना है, 20 साल खेल जाना है। डर पता नहीं किस बात का है। मैंने हमेशा कहा कि भाई अबू जी की आदत ये थी कि सबको लेके चलते थे, मेरी आदत भी यही है। मैं कभी नहीं कहता कि जी हैदर सुल्तान को और फिल्म में लो, बिल्कुल, मम्मी को भी लो, शान को भी लो, बाबर को भी लो, करो, बिल्कुल। मेरा होता है कि काम होना चाहिए। अबू जी पता है दौर में इंडस्ट्री जिंदा क्यों थी? क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री को जिंदा रखा हुआ था। अगर आप डायरेक्टर है ना और स्टूडियो में एंटर किया, देखा कि आप उदास बैठे हैं ना, तो उन्होंने कहा पतली क्यों है, और लाला जी फिल्म ही कोई नहीं की। अच्छा, बिल्कुल, शहबाज एनु 50,000 दे दे, उस दौर का 50,000 बड़ी रकम होती थी। लाला जी की बेटा कर लेंगे, तो काम फिल्म शुरू कर, मैं सेट पे आ जाऊंगा। अब क्या हुआ, उसने फिल्म अनाउंस की, फिल्म उसकी बिक गई, काम शुरू हो गया। उन्होंने कभी प्रोड्यूसर का नुकसान नहीं कभी किया, उन्होंने इंडस्ट्री को चला के रखा। आज के दौर में ये चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है। अच्छा सर, सुल्तान राय साहब का अपना पसंदीदा एक्टर कौन सा था जब वो खुद इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे थे? उनको कौन सा एक्टर अच्छा लगता था? उनके फेवरेट एक्टर जो थे ना, वो हॉलीवुड के एक्टर थे, एंथनी क्विन, वो उनको बहुत पसंद थे। ठीक है। और यहाँ पर पाकिस्तान में मैं कहूँगा कि अजमल खान साहब, उनका नाम है, खासे था, ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के बड़े सीनियर एक्टर थे। तो अबू जी अपने स्टार्टिंग के दौर में ना उनको जाके बहुत दिखते थे, और यहाँ पे कभी थिएटर में कभी कर रहे हैं, कभी कहीं कर, तो अबू जी जाके वहाँ बैठ कर उनको वॉच करते थे, तो वो उनको अपना उस्ताद मानते थे। ठीक है। तो ये 2-3 नाम है जो मुझे पता है। ठीक है, उनमें से। अच्छा, उनकी अपनी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा मुनफरिद काम था या आपके नज़दीक आप समझते थे कि उन्होंने बहुत ही अच्छा जो है वो काम किया है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर? कोई ऐसी फिल्म जो है? मुझे पर्सनली तौर पे अगर मैं कहूँ तो मुझे मौला जट बहुत पसंद है अबू जी की। ठीक है। खाली इसलिए नहीं क्योंकि वो हिट हो गई है, उसमें अगर आप देखें जो डायलॉग्स दोनों के हैं, अबू जी के और क्रश अंकल के जो आपस में जो डायलॉग्स हैं, उसका बड़ा मजा आता है जो बोलते हैं आपस में। बिल्कुल ऐसे ही। अबू जी इतना लाउड बोल रहे हैं और क्रशी साहब होता है अंडर बोल रहे हैं, और उनकी जो आपस में, और फिर एक्शन जब आता था तो लगता था कि ये बंदा वाकई में, मैंने अबू जी को नाम दिया हुआ था सुपरमैन का। ओके। कि पंजाब के सुपरमैन है वो, क्योंकि अच्छा। मौला जट का कैरेक्टर है, उसको कोई गिरा नहीं सकता, चाहे खड़ा हो गया, पंजाब का जवान है, ये कर देगा ऐसे ना। ठीक है। वो फिल्म मुझे बड़ी पसंद है। अदरवाइज अगर मैं सेंटीमेंट्स की बात करूं, किस्मत फिल्म उनकी बहुत अच्छी है। ओके। आई वुड से बशीरा मुझे उनकी बहुत पसंद है, और बाबा सद के तेरे। ठीक है। अच्छा, ये जो डायलॉग्स बोलते थे, क्या उनकी कोई घर में रिहर्सल्स भी करते थे एक्शन मूवी के डायलॉग्स जो उनके होते थे, या फिर वो बस जो मतलब किस तरह इतना मुश्किल कर लेते थे? हमें हमारी इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली होता था कि जैसे अभी आपके पास मैं आके बैठा हूँ ना, आपने मुझे कहा हैदर भाई स्क्रिप्ट याद कर लीजिए जी। अब मैं स्क्रिप्ट देख रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, और मैंने अभी शूट भी कर देना है। हालांकि टीवी में ऐसे नहीं होता, आपको पहले स्क्रिप्ट मिलता है, आपको पूरा याद करना होता है, तो ऐसे होना चाहिए था, लेकिन अबू जी के दौर में ऐसे नहीं था, हमारे दौर में ऐसे नहीं था। ठीक है। तो क्या था कि सेट पे गए, आपका लिखा हुआ, उनका लिखा हुआ, उनका लिखा हुआ, ऑलमोस्ट इवन सेम ही होता था। ठीक है। तो कहते थे यार कुछ तो डायलॉग्स चेंज कर लो खुदा के लिए, रोल तो एक तरह करा रहे हो मेरे से। लेकिन उनकी माशाल्लाह काम कर कर करके उनकी ना मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो चुकी हुई थी माशाल्लाह से, कि वो एक बार स्क्रिप्ट देखा, मेकअप करने के बाद वो देखा, बिस्मिल्लाह आए टेक करते हैं, तो ऐसे उनको याद होता था कि आज, और 2-2 घंटे में देने। जैसे अच्छा। आपके पास आए 2 घंटे यहाँ पे उन्होंने शूट करवाया, लेकिन 2 घंटे में वो ऑलमोस्ट 8 घंटे का काम कर देते थे। इतनी स्पीड से काम करते थे वो, इसलिए तो प्रोड्यूसर कहते थे यार कि राय साहब सेट पे आते हैं तो फटाफट सब एक्टिव हो जाओ, इन्होंने काम खत्म करके निकलना आगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद सवाल ये है कि अंजुमन के हवाले से सोशल मीडिया पर एक वो तहरीर गर्दिश कर रही है कि उन्होंने मुज़ाकरात में राय साहब के हवाले से बात की थी। हाँ जी, मैंने उनका वो शो देखा था मैंने जी। बात पता क्या थी, देखें बात ये है कि अबू जी की पर्सनैलिटी इस तरह की थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी माशाल्लाह, इतनी ग्रेसफुल और इतनी ऊंची बना दी हुई थी कि हर बंदा चाहता था कि उनके साथ काम करे।
और उनकी आदत ये थी कि कभी किसी को इनकार करें कि मैंने इसके साथ काम नहीं करना, ठीक है, कोई भी आगे बिस्मिल्लाह आज जी करते हैं, ठीक है। तो जब अंजुमन आंटी का जब स्टार्ट हुआ उससे पहले एक बहुत लंबा टेन्योर था आसिया जी का, एक अरूज था, उसके बाद इनकी एंट्री हुई, फिल्म का नाम था चंदवरयाम, अबू जी से पहली दफ़ा उन्होंने फिल्म की थी वहाँ पे। अबू जी ने इनको बहुत गाइड किया, इनको समझाया, उठना बैठना सिखाया, इनको बहुत सी चीज़ों में गाइड किया, इसलिए वो आज तक जब भी कभी अबू जी का जिक्र करती हैं तो शी बिकम्स इमोशनल। उनसे आज तक हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्टैक्ट्स हैं और बड़े प्यार से हमेशा हमारी बातचीत होती है। कुछ चीज़ें ऑन द शो इसलिए भी कहलवा दी जाती हैं रेटिंग के लिए, तो कंट्रोवर्शियल बात कहेंगी आप तो रेटिंग ऊपर जाएगी, बिल्कुल ऐसी बात करेंगे तो बिल्कुल ये ऐसे होगा, तो इसलिए उनसे ये बातें आई एम श्योर उनसे कहलवाई गई होंगी ताकि आप इसी को बात बोलें, मसालेदार बात बोलें। वरना आप यकीन करें वो जब भी कभी घर पे आई वो हमेशा रोती हैं। अबू जी के वार्ड्स देख के, घर को देख के हमेशा इतनी इमोशनल हो जाती हैं वो कि यार मैं इतना अच्छा टाइम इतने अच्छे इंसान के साथ मैंने गुजारा हुआ है। तो ये बातें मुझे पता है कि वो रियल में कैसी हैं और ऑन कैमरा उनसे क्या कहने के लिए बोला गया। ठीक है, मतलब कि आप समझते सिर्फ रेटिंग की खातिर ये बातें की गई। चले ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप इस वक्त मौजूदा इंडस्ट्री में आपको लगता है कि कौन सा जो अदाकार है वो बेहतरीन जा रहा है और कौन सी अदाकारा जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है, अगर वो कोशिश करे तो दोबारा से जो है ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का नाम जो है जिंदा कर सकती हैं? हर बंदा अपने अपने तरीके से बहुत अच्छा कर रहा है। टेलीविजन के जो आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिल्म के जो लोग हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर बंदे की अपनी वैरायटी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुपर स्टारडम का जो टाइटल है ना वो अब लेना किसी के लिए बड़ा मुश्किल है। वजह उसकी ये कि अबू जी के दौर में एक पीटीवी था, एक फिल्म थी, बिल्कुल या रेडियो था, ठीक है, 3 चीजें थी खाली एंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है, ये वाली बीमारियां नहीं थी उस टाइम में हमारे बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल उसमें क्या होता था कि लोग जाके फिल्में देखते थे और बहुत हिट होती थी फिल्में। ठीक है, उस टाइम में जो लेजेंड्स बने हैं, अगर आप नुसरत फ़तेह अली खान साहब की बात करें, मैडम नूरजहां की बात करें, अबू जी, तो ये उस दौर के लोग बने ऐसे, तो उनको सुपर स्टारडम्स मिले और उन्होंने लिए। आजकल के दौर में इतना कुछ आ चुका है इस वक्त, उसमें से निकल के अपने आप को मनवाना कि जी मैं हूँ, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ, हर बंदे की अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है, लोग पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, जाते भी हैं, लेकिन आप कहेंगे सुपर स्टार बन गया जी एक, ये टाइटल किसी के पास अब मेरे ख्याल से मुश्किल ही आएगा, किसी के पास मुश्किल ही आएगा। ठीक है। अच्छा सर, अभी जो नए बच्चे इंडस्ट्री में आ रहे हैं जो इंटरेस्टिंग रखते हैं कि हमने भी कल को पाकिस्तान इंडस्ट्री को एक दफ़ा जाके इसको एक नई रूप फूंकनी है, इसको ज़िंदा करना है, तो आप क्या समझते, उनके लिए आपका क्या मैसेज, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि करें, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। देखिए हमें अपने आप को वक्त के साथ अपग्रेड करना चाहिए। ठीक है, हम बहुत पीछे रह चुके हैं, यकीन करें, बिल्कुल बहुत लेट हैं। बिल्कुल, अगर आप हमसाया मुल्कों को देखें कहाँ से कहाँ पहुंच गए। आपने भी पंजाब की बात की साथ हमसाया की, जी जी, उनकी फिल्मों में लोग हंसते थे टाइम में कि ये क्या बना दिया उन्होंने, और आज वो लोग रूल कर रहे हैं, बॉलीवुड को टच कर गए जाके वो लोग, बिल्कुल प्रोडक्शंस के हिसाब से। तो बात ये कि उन्होंने क्या किया, अपने को अपग्रेड किया, समझ आ गई उनको कि हम लोगों ने गेम खेलनी कैसे है। इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है ये, मैं आपको बताऊँ, इंडस्ट्री को वापस पैरों में खड़ा करना मुश्किल काम नहीं है। नए बच्चे बच्चियाँ, नए लड़के लड़कियाँ अगर आते हैं, उसको करते हैं, हमें डायरेक्टर्स की ज़रूरत है, अच्छे राइटर्स की ज़रूरत है, अच्छे फेसेस एज हीरोइन की ज़रूरत। हमारे हीरोइन कोई नहीं है, हमारे पास विलन कोई नहीं है। हीरोइन सर वो मायरा खान कितनी प्यारी हमारा मायरा खान अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, कभी उनसे मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन देखें हुमायूं सईद है हमारे पास बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। मैं ये वो कहना चाह रहा हूँ, हुमायूं सईद भी हैं, फैसल कुरैशी भी है, और भी लोग हैं, बट दीज आर टीवी एक्टर्स, टीवी में बहुत अच्छा काम करते हैं लोग। फिल्म के लिए उसका क्रिज्मा एक और लेवल का है, बड़ा कैनवस है, बिल्कुल। इनको जब आप लोगों को टीवी पे लोग देख के उनको जब आप फिल्म में लेकर आओगे ना, उसका वो चार्म नहीं बनेगा, बिकॉज यू हैव सीन देम फॉर फ्री ऑन टेलीविजन। तो टिकट देके कौन देखने के लिए उनको जाएगा। लेकिन मायरा खान तो जाके इंडिया में भी फिल्में करके आ यही चीज़ उसकी जो द लेजेंड ऑफ मौलाना बनी, वो कैश करवा गई इस चीज़ को। फवाद ने भी फिल्में यहाँ पे की जाके, वो एक स्टैम्प लगवा के आ गया, बिल्कुल। मायरा भी गई, काम करके स्टैम्प लगवा के आ गई। तो क्या था, ऐसे राहत फ़तेह अली खान कितना टाइम यहाँ पे गाता रहा, उसको यहाँ पे पॉपुलैरिटी नहीं मिली। द डे ही वेंट टू इंडिया, वहाँ के कुछ गाने शाने गाए तो माशाल्लाह राहत फ़तेह अली खान साहब हो गए। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमारे लोग ना यहाँ पे थोड़ा सा वो पहली मैंने दफ़ा कहा था कि वो उस पर चल पड़ते हैं, एक ही ट्रैक पे चल मतलब आपको लगता है कि अगर किसी ने टाइटल लगवाना है तो इंडिया से लगवा के फिर पाकिस्तान में वो सक्सेसफुल होगा, सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ये ऐसे होना नहीं चाहिए। चाहे वो इंडिया है, चाहे बॉलीवुड है, चाहे कहीं भी आप हॉलीवुड है या ईरानी, कहीं भी आप चले जाएं, आउट ऑफ पाकिस्तान कहीं भी आप चले जाएं, आप तो अपनी डेस्टिनेशन बना के वापस आएंगे तो आपको फेम लेवल और होगा, ठीक है, बनस्बत जो एक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप करते हैं वहाँ पे, हमारे पास अगेन मैं वही कहूँगा कि कुछ सर्टन फेसेस हैं
जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री को रिवाइव करने की बात करें, हमें नए लोग चाहिए हैं। बॉटम लाइन ये है, ठीक है, हमें नए हीरोज चाहिए, नए हीरोइंस चाहिए, स्पेशली नए राइटर्स चाहिए, ठीक है, और अच्छे म्यूजिक कंपोजर्स। आप समझिए पूरी फील्ड खाली पड़ी हुई है इस वक्त, हमें इसको दोबारा से उजागर करना है, खड़ा करना है पैरों पे, एक बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। उसके लिए हमें ना लोग वो चाहिए जो उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जो ड्रामा इंडस्ट्री के हीरो हैं और फिल्म इंडस्ट्री के, इनको बस मिक्सचर कर दिया गया है, इसी को उठाकर उधर लेके आ रहे हैं, उसी को उठाकर इधर ही लेके आ रहे हैं। आप भी फिल्में देखते होंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, कराची की फिल्में कब से जो आ रही हैं आप देख रहे होंगे, बिल्कुल ऐसे ही। और ये बात उनको खुद भी पता है, वहाँ पे जो ये फिल्में जो बना रहे हैं उनको पता है। अच्छी बात ये कि वो एफर्ट में लगे हुए हैं, गिव अप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को उस लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं कि लोग रिकॉग्नाइज करें बाहर इनको, अच्छी बात है। लेकिन आपकी जो मिस्टेक्स हैं उनसे लर्न करें, वो लर्न नहीं कर रहे, ओके, दे आर जस्ट पुशिंग इट कि हम लोग शायद इसमें ही परसू करके निकल जाएंगे। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड मेक इट बेटर, उसको बेहतर करें, दैट्स इट, सिंपल सी बात है। और हो सकता, देखें बात हुआ कि अगर हम बॉलीवुड की या अगर हॉलीवुड की बात करते हैं, उनके एक्टर्स के कोई 10-12 बाजू तो नहीं है, वो भी इंसान ही है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन क्या है कि वो काम उस तरह से करते हैं जो उनके मुताबिक होता है और उसमें अच्छे लगते हैं। और अभी बॉलीवुड में शायद आपको अंदाज़ा हो कि सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, तीनों खान एक बार फिर जो है वो फिल्म बनाने आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कोई रिकॉर्ड ये फिर दोबारा कोई तोड़ेंगे? देखें इनकी ये जो तीनों की इकट्ठे काम करने की जो ख्वाहिश है, जितने भी इनके इंटरनेशनली फैंस हैं उनकी बहुत देर से ख्वाहिश है कि तीनों कभी स्क्रीन पर इकट्ठे नजर आए। जवानी के दिनों में इनके दिमाग बहुत गर्म थे, इकट्ठे काम करना पसंद नहीं करते थे, ऐसे ही है, मैं बेहतर हूँ वो बेहतर है, ये लगे रहते थे आपस में। अब थोड़ा सा उनकी एज और वो टाइम आ चुका हुआ है कि उन्होंने वो लेवल टच कर लेंगे, अब इसके ऊपर क्या करेंगे। सही कह रहे हैं, अब यही रह गया कि टाइम आ गया, इकट्ठे हो जाएं। अमेरिका में ऐसे था, सिल्वेस्टर स्टैलोन, इसको रैम्बो का खिताब मिला हुआ, और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, इन दोनों की आपस में फुल राइवलरी थी शुरू में, पसंद नहीं करते, लेकिन अब इस एज में आकर लोगों ने फिल्म इकट्ठी कर भी ली जी, तो आई थिंक वो करनी चाहिए मेरे हिसाब से, इसमें कोई वो बुरी बात नहीं है, अच्छा है, पब्लिक का काफी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा मेरे हिसाब से। पाकिस्तान में ऐसे कौन से 3 एक्टर जो इकट्ठे काम करे तो उनकी फिल्म जो है वो सुपरहिट हो सकती है? आप अपना कोई मशवरा देना चाहिए? दैट्स अ वेरी स्ट्रांग क्वेश्चन, मैं इसके बारे में फिर भी कोई 3 नाम बता दें सर। देखिए मैं अगेन वो कहूँगा कि सब मेरे दोस्त हैं, मैं इस वक्त किसी एक के बारे में क्या बोलूँ या 2 के बारे में क्या बोलूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पब्लिक की जो डिमांड है ना इस वक्त, उन लोगों के साथ आपको मिक्स करके काम करना चाहिए, बस जो उसका पब्लिक इसको पसंद कर रही है, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है इसने बहुत से स्टार्स वैसे ही बना दिए हैं, जिन्होंने मेहनतें की नहीं इतने सालों की, वो बेचारे वो कह रहे हैं अच्छा जी जुम्मा मार दिन वो लड़के लड़के हैं और वो जी मिलियंस में फॉलोअर्स हो गए, फलां हो गया। तो ऐसे लोगों को, क्योंकि इसका सोशल मीडिया का दौर है, उनको मिक्स करें अपने साथ और एक फिल्म बनाया तो आई थिंक अच्छी कामयाब होगी। अच्छा सर, हाल ही में जो मौला जट फिल्म आई है वो फहद और जो कि हमजा अब्बासी ने की है, कहते हैं उसने भी बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो आपके ख्याल में क्या वो एक्टर जो हैं उन्होंने एक अच्छा रोल किरदार अदा किया? मेरे हिसाब से बहुत अच्छी एफर्ट की गई, बिलाल शाही ने बहुत अच्छा उसको डायरेक्ट किया, उस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छी, पैसा उस पर खुल के लगाया गया, डायरेक्शन बहुत अच्छी की गई। कास्ट के हवाले से बात करूं तो आई थिंक हमजा ने कंपेरेटिवली फहद के ज़्यादा बेहतर काम किया है, अगर मैं बात एक्टर बात करूं। नो डाउट फहद ने भी अच्छा काम किया, लेकिन जो अबू जी के जो फैंस हैं, जो मौला जट के फैंस हैं, उनका एतराज़ ये था कि मौला जट का करेक्टर, वैसे मैंने पहले भी कहा कि सुपरमैन का करेक्टर है, इनके लोहे का बना बंदा है, उसको कोई गिरा नहीं सकता। इसमें मौला जट को उठाया ही नहीं गया। अगर आपने देखी हो, आपने देखी नहीं देखी, मैंने द लेजेंड ऑफ मौला जट, अगर आप देखें आपको आइडिया होगा। और सेकंडली ये कि उसके बीच में हॉलीवुड का ट्रेंड एक एज बहुत ज़्यादा ही मिक्स कर दिया गया। फिल्म में पैसे बना लिया माशाल्लाह से, बहुत अच्छी सुपरहिट भी गई, बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, लेकिन अगर आप स्क्रिप्ट की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, तो उस तरह से नहीं थी, इस तरह से होनी चाहिए। बहुत से लोगों ने इस पर क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन ओवरऑल इट डिड गुड, बाकी की निस्बत जो है वो बेहतर रहा उसका। चलें ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सुल्तान राही साहब की ज़िंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप समझते हैं कि वो पूरी नहीं कर सके? मेरे हिसाब से अल्लाह ताला ने उनको हर चीज़ दुनिया में नवाज दी हुई थी माशाल्लाह से, उन्होंने दीन दुनिया बड़े बराबर अच्छे लेके चले। कोई ऐसी चीज़, हाँ ये ज़रूर था कि वो चाहते थे कि मैं, स्टार्टिंग में मैंने कहा कि वो चाहते थे कि मैं अपनी रिकॉग्निशन उस तरह से बनाऊं कि लोग मुझे डिफरेंट चीज़ों में, डिफरेंट रोल्स में भी रिकॉग्नाइज करें और मुझे पसंद करें, जो उनको करने का मौका नहीं मिल सका। आई थिंक ये एक उनके अंदर एक दिल में बात हमेशा रही। अदरवाइज ओवरऑल माशाल्लाह से, आपको पता है उनको हॉलीवुड से ऑफर हुई, हम लोग इकट्ठे बैठे हुए थे वहाँ पर, और मोहम्मद अली किले की और उनकी पिक्चर बड़ी फेमस है, ऐसे कि अबू जी उसको पंच कर रहे हैं खड़े में, ये कैलिफोर्निया की खिंची हुई उनके घर में। अबू जी ने जुमे की नमाज वहाँ पढ़ी थी, तो वहाँ पर उनका मैनेजर आया हुआ था मोहम्मद अली किले, वो वहाँ पे नमाज़ पढ़ रहा था। तो जब नमाज ख़त्म हुई तो अबू जी को सारे मिलना शुरू हो गए, तो उसने पूछा यार हु इज़ दिस पर्सन,
तो उन्होंने कहा जी हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, तो कहा मैं भी मिलना चाहता हूँ। मुलाकात हुई तो अबू जी ने उससे बात की थी, उसने कहा जी कि आप आएँ, आपको मैं उनसे मिलवाता हूँ। तो फिर वहाँ पे मुलाकात हुई। उस टेन्योर में, उस दौर की बात करो, हम बच्चे भी साथ गए थे उसके साथ मिलने के लिए। वहाँ पर उस टाइम में अबू जी को एक कैस्टिंग डायरेक्टर था कैलिफोर्निया में, उसने अबू जी से कहा कि जी यू लुक लाइक अ सेलिब्रिटी, क्योंकि अबू जी ने वो हैट पहना हुआ, सूट पहना हुआ, तो बिल्कुल कहते तुम सेलिब्रिटी लगते हो मुझे, तो उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, बैठे हमारे साथ गपशप करें। तो उसने खाना इकट्ठे खाना शुरू हो गया। अच्छा। तो जब सारा तारुफ कराया, बताया कि अबू जी कौन है, तो उसने कहा कि आई एम अ कैस्टिंग डायरेक्टर, अगर आप हमें थोड़ा टाइम दें तो हम आपको यहाँ की एक फिल्म में करना चाहते हैं। वेस्टर्न थी, अच्छा, हॉलीवुड की वेस्टर्न मूवी थी। अबू जी ने कहा कि मैं यार आपको नहीं पता, अभी आइडिया नहीं है कि मैं पाकिस्तान में कितना बिजी हूँ, मैं अगर यहाँ रुक गया 1 महीने के लिए भी रुक गया तो पीछे बहुत से चूल्हे बंद हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही लोगों का काम रुक जाएगा, तो मुझे वापस जाना जरूरी है। अच्छा सर, आपने उनकी मसरूफियत की बात की तो 1981 में कहा जाता है कि उन्होंने 5 फिल्में, एक दिन में उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई, इसमें हकीकत है? बिल्कुल ऐसे ही है। और एक दिन में कितनी कितनी फिल्मों में वो काम कर रहे होते थे? रोजाना की उनकी जो रूटीन थी वो 7 से 8 फिल्मों की शूटिंग होती थी। और अबू जी वाहिद एक्टर जिन्होंने एक टेडी शिफ्ट ईजाद की थी। टेडी शिफ्ट क्या थी? सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक जिसका फिल्म का कोई कुछ छोटा मोटा काम रह गया ना, फिल्म का पैच वर्क रह गया, वो सुबह सुबह कर लें आप, ठीक है, क्योंकि आगे में बस टाइम नहीं होगा। तो उन्होंने और दिन अर्ली स्टार्ट करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से बहुत से बेचारे एक्टर परेशान भी हुए कि भाई साहब आप तो सुबह सुबह आ जाते हैं, हमें क्या सजा मिली हुई सुबह सुबह आने के लिए। तो उन्होंने फिर अपने एक सर्कल और ज़्यादा नींद का काम कर दिया। उनकी आदत थी कि जब भी उन्होंने घर पे आना है तो आके उन्होंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है, फजर पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, उसके बाद उन्होंने सोना है। उसके बाद फिर उनका दिन फिर से शुरू। तो 8-8, 9-9 फिल्मों की शूटिंग दिन में होती थी। और अगर आप जो लोग ये देख रहे हैं पॉडकास्ट, जो अबू जी को उस दौर के अखबार दिखते थे, आप खोलें उसके अंदर ब्लैक एंड वाइट डिफरेंट ना, उसके अंदर एक थे बॉक्सेस में फिल्में लगी थी कि ये फिल्म आ रही है, ये लगी हुई है फलां। तो अगर उसमें 60 फिल्मों के उन्होंने पोस्टर्स दिए हैं ना, तो आप समझ लें कि ऑलमोस्ट उसमें 45-60 के करीब के अबू जी की अपनी खुद से फिल्म होती थी। एक फिल्म किसी कोई उर्दू की होती थी या कोई इंग्लिश की होती थी। एक जुमे में 2-2, 3-3 फिल्में उनकी रिलीज हो रही थी। इधर भी अबू जी की लगी हुई है, इधर भी अबू जी की लगी हुई है। बिल्कुल ठीक ये है। किसी एक्टर को नसीब नहीं हुआ कि एक पूरे रॉयल पार्क के बीच में एट अ टाइम 3-3, 4-4 फिल्में एक ही एक्टर की लगी और सुपर हिट है। बिल्कुल ऐसे ही, अल्लाह का करम है ना, बिल्कुल ऐसे ही, उनकी मेहनत है, बिल्कुल ऐसे अल्लाह ही। का करम है। अच्छा सर, आपके वालिद साहब के जाने के बाद आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा बड़ा मुश्किल लम्हा आया कि जब आपने वालिद साहब को बड़ा याद किया हो? यार मैं कहता हूँ कि ऑलमोस्ट 30 इयर्स होने को आ गए, ये जनवरी के में उनको 30 इयर्स हो जाएंगे। ऐसा कोई टाइम नहीं आता जो उनको हम कभी मिस नहीं करते। कोई ना कोई जगह ऐसी आती है, कोई ना कोई माहौल ऐसा कभी बनता है कि उनको याद करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं कभी कभी किसी बात पे अगर स्टक हो जाता हूँ, कोई चीज़ ऐसी सामने आती है, तो फिर मैं देखता हूँ अगर अबू जी यहाँ पर होते तो क्या करते। बिल्कुल तो ऐसे फिर मैं वो फिर ट्राई करता हूँ। वही अभी ऐसे कि मैंने आज कहा कि मैंने कमिटमेंट की थी, मैं यहाँ पहुँचूंगा। ये मैंने चीज़ अबू जी सीखी है कि बेटा अगर आपने किसी से कमिट कर लिया ना, तो फिर कुछ इधर का उधर हो जाए, आपने पहुँचना है, वरना कमिट मत करो। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने वो आदत उनकी अपनाई है कि मैं ट्राई करता हूँ कि व्हेन आई कमिट समथिंग आई डू इट। और फिर वो शाइस्तगी वो आप में भी है कि आपने वो बिल्कुल, मैंने जब आपसे रिक्वेस्ट की तो सर आपने कहा कोई बात नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा, और कोई हुक्म मैंने कहा नहीं सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, इसके बाद थोड़ा सा हम बात करते हैं मौला जट पर। मौला जट जो है वो फिल्म आई 1979 में, ठीक है। उस वक्त मौला जट और उसके बाद जुल्फ़कार अली भुट्टो और ज़िया-उल हक़ का, इन तीनों का कंपैरिजन किया जा रहा था, क्योंकि उस वक्त भुट्टो को फांसी हुई थी और अप्रैल में उनको फांसी हुई, फेब में आई थिंक ये मौला जट आई थी। तो उसके बाद लोगों ने मौला जट को बड़ा उसके साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया था, और कहा जाता है कि फ़िल्म के ऊपर 3 बार पाबंदियाँ भी लगी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने वो अपने रिकॉर्ड तोड़े और फिर उनको देखने के लिए खिड़की तोड़ रश होता था। तो बताइएगा कि ज़िया-उल हक़ ने यकीनन पाबंदियाँ लगाई थी या ये भी फैक्ट्स एंड चेक की तरह मामलात हैं? नहीं, ये बात सही है, क्योंकि लेकिन एक बात है कि ज़िया-उल हक़ साहब के आने से पहले हमारी इंडस्ट्री बहुत फ्लोरिश करी थी, बहुत फ्लोरिश करी थी। मतलब है कि समझ लें कि हमारा उसका बहुत एक अच्छा दौर चल रहा था। इनके आने के बाद कुछ पाबंदियाँ ऐसी लगी इंडस्ट्री के ऊपर, सर्टन चीज़ों, रूल्स एंड रेगुलेशंस डाले गए इंडस्ट्री के ऊपर, किसी वजह से इंडस्ट्री बड़ी हर्ट हुई। और मौला जट वाहिद फिल्म है जिसको आर्मी ने आके उतारा था। अच्छा, कि इसको अब हटाएं, इसकी जगह और फिल्म को भी लगने का मौका देना चाहिए, ये एक वायलेंट फिल्म है, ये है वो, क्या कि उसको उन्होंने फिर भी तब तक वो अपनी सुपर प्लेटिनम जुबली कर चुकी हुई थी। बिल्कुल। तो बात ये, जो आप ये बात आप करें, यस, ये मेरे सुनने में भी आती। ऑब्वियसली मैं उसको बहुत छोटा था, मुझे तो पता नहीं यहाँ पे ये बातें, लेकिन लोगों से सुनता हूँ मैं इस टाइम में ये बातें आपस में जोड़ी गई थी कि जी बिल्कुल ज़िया-उल हक़ जोन से हैं वो मौला जट के कैरेक्टर में, और भुट्टो जोन से हैं वो कुरैशी साहब के कैरेक्टर में। हाँ बिल्कुल, अल्लाह वाला। देखिए अबू जी के डायलॉग्स आज तक असेंबली हॉल में बोले जाते हैं।
कि यार मौला जट की तरह बड़के नहीं मारे हैं, ये मौला जट की तरह ऐसे, क्योंकि क्या है कि वो एक आइकॉनिक कैरेक्टर बन चुका हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे इंडिया में अगर आप मुगल आजम की बात करें तो हमेशा वो बात ज़हन में आएगी कि मुगलों के ऊपर अगर दिलीप साहब ने बड़ा अच्छा प्ले किया। बिल्कुल। अच्छा सर, उस वक्त ज़िया उल हक जो हैं वो इतने खौफज़दा क्यों थे इस फिल्म की वजह से? आखिर उन्हें 3 बार ये फिल्म रोकनी पड़ी। नहीं, खौफज़दा नहीं थे। बेसिकली बात ये कि उनको ऊपर एक प्रेशर था चीज़ों को लेके। ऑब्वियसली बात है, ही वाज ऑल एंड ऑल एट दैट टाइम। तो उन्होंने ये लगा था कि ये चीज़ें, जैसे आपने कहा, अखबारों में आना शुरू हो गया, चीज़ें बनना शुरू हो गई, तो उन्होंने फिर कुछ रूल्स ऐसे बना दी, चीज़ें ऐसे बना दी कि ताकि चीज़ें चेंज हो, खत्म हो। ताकि थोड़े उनके दौर में अगर आप देखें तो बहुत कुछ हुआ है। ये फिल्म नहीं, और भी बहुत कुछ हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए बहुत चीज़ें चेंज उनके आने के बाद। हबीब जालिब साहब के साथ भी बहुत कुछ हुआ है उनके दौर के अंदर, और इन सहाफ़ियों के साथ भी बहुत कुछ हुआ है। सो अच्छा, कहते हैं कि तब दिलदार भट्टी ने एक शो टाकरा में कह दिया कि मुल्क में मार्शल लॉ और मौला जट इकट्ठे चल रहे थे, तो अगले दिन देखा कि वो PTV से भी चलते दिए। तो बात वही आती है। देखें, हमारे यहाँ बस अनफॉर्चुनेटली ये है कि जिस बंदे के पास ये आ जाती ना, इसकी ताकत बड़ी बुरी है। बिल्कुल ऐसे ही। और इसका जो नशा है ना, वो जब दिमाग पर चढ़ जाता है फिर इंसान कभी कभी ऐसा झूमता है कि वो भूल जाता है कि वो इंसान है। अच्छा सर, वो अपोजिशन, वो पिछला सब कुछ भूल जाता है। ये पता नहीं कैसा नशा है, और ऐसा बंदा इसमें जो कि मस्त हो जाता है, वो सब कुछ भूल जाता है, और वो यूं समझता है कि शायद अब जो है ना वो ताक़यामत मेरी हुकूमत है। बड़ी अच्छी बात अभी मज़े में कुरान की आयत का तर्जुमा अभी भी ज़हन में रहा है कि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि ऐ इंसान, ज़मीन पे इतना अकड़ के मत चल, ना ही तू पहाड़ों से ऊंचा हो जाएगा और ना ही तू आसमान को हाथ डाल के नीचे ला सकता। क्या बात है। तो तेरी औकात वो नहीं है। बिल्कुल। इतना अकड़ के मत चल ज़मीन पे, तो उसे फाड़ तो नहीं देगा। बिल्कुल। बात हुई कि इंसान की अगर आप देखें तो वैल्यू कुछ भी नहीं है। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसे। और राही साहब खुद भी जो ज़मीन पर बैठना पसंद करते थे, इस हवाले से उन्होंने कहा था कि अच्छा, ज़मीन पर बैठने की मुझे तो वजूहात पता है, ऑडियंस को बताएं वो क्यों बैठते थे। उनको वो जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था, कहते हैं कि मैंने एक टाइम इसमें जाना भी है, तो उसके साथ आपस में आपका एक कनेक्शन रहना चाहिए ज़मीन के साथ। और वैसे भी अगर आप कभी शूटिंग में भी जाते हैं ना अबू जी को देखने के लिए, तो कभी भी आपको वो मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस साथ बैठ के खाना खाते नहीं मिलेंगे। लाइटमैन, एक्स्ट्रास जो भी बैठे हुए हैं, उनके साथ बैठे हुए आपको पे खाना खाते मिलते, गप्पे मारे, बातें कर रहे हैं। उन्हें ये में कभी भी नहीं आया कि यार मैं सुल्तान राही हूँ। उन्हें ये था कि यार ये मेरे दोस्त यार हैं, वैसे किसी को छेड़ देना, वैसे किसी से मजाक कर देना। अबू जी का एक मैं छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। अबू जी ना बारी स्टूडियो में एंटर किया गाड़ी में, तो अबू जी की आदत थी कि जैसे ही उन्होंने एंटर करना है तो उन्होंने शीशा चढ़ के ना ऐसे हाथ बाहर निकालना है और पहले सलाम करना है। नबी पाक की सुन्नत भी है, सलाम पहले करो। बिल्कुल। तो उन्हें पहले अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। तो एक दिन वहाँ से वो अपने थॉट में थे, एंटर किया, तो जो सफाई करते हैं यहाँ पे लोग ना, उनको सलाम नहीं किया, तो उन्होंने गाड़ी के आगे के खड़े हो गए ऐसे करके ना। तो उन्हें ब्रेक मारी, कहते बाहर आओ। तो मुझे बाहर कहते जी क्यों है, कहते सर सलाम क्यों नहीं किया। तो मुझे ने ऐसे उनको फिर कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, भाई आपको ऐसे प्यार की कहते हैं हमें जामा। बिल्कुल ठीक है। बंदे की आंखों में आंसू आ गए यार कि इतना बड़ा बंदा है, उसने हमारी इस छोटी सी बात, लेकिन उन्होंने क्या किया, इंसानियत को, इंसानों को वैल्यू दी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा राय साहब एक बड़ी रूहानी शख्सियत भी थे, सैयद नूर कहते हैं, फिर जो कि मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, उनकी बात करते हुए वो आप दीदा हो जाते हैं। देखिए उन्होंने प्यार इतना किया ना उनके साथ, रिस्पेक्ट, इज्जत इतनी कर छोड़ी कि जिन लोगों के दिल में तो कुछ उनके लिए थोड़ा बहुत था भी ना, ऐसे बात होता ही है प्रोफेशनल, उन्होंने ख़त्म कर दी वो चीज़। बंदे को उतना उन्होंने रिस्पेक्ट दे छोड़ी कि यार कहते हैं मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ, ये मेरे साथ क्या कर रहा है। ठीक है। अच्छा सुल्तान राय साहब के जनाजे पर कोई ऐसी ख़ास मोमेंट्स, कोई ऐसी ख़ास वजूहात कोई आपने देखी हो तो कोई वो शेयर करना चाहें आप? बस ये था कि जब ये हुआ तो हम लोगों ने दीवारें टूटती हुई देखी, लोगों को गिरते हुए देखा कि लोग अपनी चादरें फेंक रहे थे उनके ऊपर उसको, और जब उन्होंने उनको फाइनली उसको नीचे उतारा ट्रक में से, तो वो आप वीडियोस मौजूद हैं, देखिए वो बिल्कुल ऐसे जा रहे थे, पानी के ऊपर कोई बोट तैर रही होती है। हमें थोड़ा फिक्र था कि कहीं लोग गिरा ना दें उनको नीचे। तो हम तो बच्चे तो बहुत पीछे रह गए ना, पब्लिक ने ही पकड़ लिया कि जी हमें कंधा देना है, हमने करना है। लेकिन वाहिद दुनिया के एक्टर वो मौजूद हैं कि ऐसे इंसान थे कि कैमरा उनको आखिरी लम्हे तक रिकॉर्ड करता रहा। जब तक उनका फेस मुबारक कवर नहीं कर दिया गया तब तक कैमराज उन पर चलते रहे, और लोगों ने वो रील्स बेची, चलाई। बिल्कुल ऐसे ही। और इतना अरसा उनको दुनिया से जाने के बाद आज भी लोग उनको कैश करवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही कर। सर आपके अपने इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा चलते हैं कि आप जब अपने वालिद साहब की बात करते हैं, अच्छा कहा जाए तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो वो तलावत करते थे, तो उनमें महसूस होता जैसे कोई कारी तलावत कर रहा है। ऐसी है। उनके साथ एक उनके दोस्त होते थे, मियां असलम, वो हाफिज़ कुरान थे।
तो अबू जी ने जब भी कभी इस्लामाबाद ट्रैवल करना शूटिंग, तो हमेशा उन्होंने साथ उनको बिठा लेना। जब गाड़ी का सफ़र शुरू है, जी कुरान खोलो, पढ़ना शुरू करो, मुझे इसको मुझे याद करना है, मुझे कुरान को, उसकी तलावत करने का तरीका, उनको चीज़ें पसंद थी। ये खाली किसी को दिखाने के लिए नहीं था, अल्लाह माफ़ करें, खुद से पसंद था कि यार मेरे रब को मेरे राज़ी करना कैसे करूँ। बिल्कुल। तो कुरान की तलावत करना, उसको पढ़ना, उसको हिफ्ज़ कर रहे थे। कुरान माशाल्लाह से। ठीक है। अच्छा सर, अब थोड़ा सा एंड पे हम बात करते हैं सुल्तान राही साहब की मौत के हवाले से। उन्हें शहीद किया गया, उन्हें कत्ल किया गया, तो उस वक्त दौरे हुकूमत था बेनज़ीर भुट्टो का, 1996 उनकी दूसरी वज़ारत उज़्मा थी। तो बताइएगा, घर से जब निकले थे तो उनकी आपकी वालिदा के साथ या अपने बच्चों के साथ क्या मुलाकात थी, क्या अल्फाज थे, कैसे निकले वो? हमारी जो फैमिली सारी ना वो बाहर थी इस वक्त। मैं और मेरा जो बड़ा भाई है तारिक, हम लोग यहाँ पाकिस्तान में थे। ओके। तो बस वो अपने नॉर्मल रूटीन के मुताबिक जैसे निकलते थे, हमेशा वो तैयार होकर निकले जाने के लिए। और उन्होंने, ठीक है, क्योंकि हमारा घर इस्लामाबाद में था, तो क्या बेटा मैं घर जाके आपको वहाँ पे फ़ोन कर दूंगा। तो मुझे एक दुख बात का ज़रूरत है कि मैं उस दिन अबू जी के साथ गाड़ी में बैठते बैठते नहीं बैठा। आप पाकिस्तान में थे? हाँ जी, घर में थे हम लोग। अच्छा। तो अबू जी को सी ऑफ करने के लिए हम गाड़ी तक गए, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं गाड़ी में बैठ जाऊँ, उनके साथ चला जाऊँ। तो खुदा न ख्वास्ता आपको कुछ हो जाता? आप जान कुर्बान कर देते वालिद के लिए? मुझे होता, पहले आपको होता। उनको तो मैंने नहीं छोड़ना था, उन लोगों को, अबू जी को कुछ नहीं होता था। ये बात 110% कंफर्म है। अच्छा, आपको भी किसी जो कि तरीके के साथ तो नहीं कहा गया कि आप ना जाएं, हो सकता है हाजी ऐसा नहीं, या इस तरह? नहीं, कुछ भी। अबू जी गाड़ी बार रेडी की सारा कुछ, और उन्होंने अपने बैग शैग वाला गाड़ी में रख रहे थे। तो मैंने अबू जी से जाके कहा कि अबू जी मैं भी साथ चलूँ आपके। मैंने उनसे कहा भी। अबू ने कहा बेटा इतना लंबा सफ़र है, उसका तो मोटर तो था नहीं, जीरो रोड था, क्योंकि बेटा मैंने जाना है 2 दिन बाद, मैंने वापस आ जाना है, तो आप इतना साथ जाओगे? मैं क्या, लेकिन मैं सोच रहा हूँ साथ चलता हूँ मैं भी। नहीं यार बेटा, मैं तो चला था, वहाँ घर पहुँच के फ़ोन करूँगा आपको, आ जाऊँगा 2 दिन में वापस। ठीक है। मैं कहा ठीक है। अच्छा, मैं उनको सी ऑफ करके पीछे आके खड़ा हो गया, कि हमारी आदत थी जब भी कभी वो जाना उनको सी ऑफ करते थे हम लोग। ओके। तो वो अब जब जा रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा ना फील सा हुआ कि यार मुझे जाना चाहिए था। अभी भी दिल मेरा कर रहा है कि मैं साथ जाऊं, मुझे गट फीलिंग मेरी मुझे कह रही है। बिल्कुल। लेकिन बस वो गाड़ी उन्होंने रिवर्स की है, उन्होंने वेव किया ऐसे करके, और वो गए हैं। वालिदा साहब से कोई आखिरी बात? सब अमेरिका में थे। सब में सिर्फ आप यहाँ पे पाकिस्तान? हाँ जी, मेरा भाई दोनों थे, और यही आपकी उनके साथ लास्ट मुलाकात हुई। अच्छा ठीक है। वो इस्लामाबाद से लाहौर आ रहे थे या लाहौर इस्लामाबाद? ठीक है। अच्छा सर, गाड़ी का पंक्चर कैसे हो गया? अबू जी देखें ना, ये मैं बात करता हूँ ना कि जो कच्ची बातें हैं वो ये हैं कि अबू जी उनसे हैं वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो हमेशा गुजरांवाला के अंदर से आते थे। वजह ये थी कि उन्होंने वहाँ से पान लेने हैं, ड्रिंक्स को पीनी है, को मतलब पेप्सी 7 कुछ खा, जो भी। हाँ बिल्कुल। तो हमेशा वो शहर के अंदर से आते थे हमेशा। ठीक है। ये एक मामूल था उनका। इस मरतबा बाहर से क्यों आए? बाईपास आने की वजह, सुनसान इलाका है, सर्दी के दिन है, धुंध है, तो क्यों वहाँ से आ रहे हैं? पहली बात, टायर जो पंचर हुआ उसको जब हमारे पास वो आई, जब गाड़ी पहुंची तो टायर पंचर होता है, कील लगता है टायर के नीचे साइड पे कहीं पे, तो टायर पंचर हो जाता है। टायर का ऐसे स्लिट हुआ था साइड से। ठीक है। ये पंचर ऐसे थोड़ी होती गाड़ी। ठीक है, ठीक हो गया। दूसरी बात ये कि अबू जी की जब ये सारा कुछ हुआ है तो जब ये बकौल हाजी हसन के कि जी मुझे खेतों में लेके चले गए, कहा चुप के बैठ में तेनों गोली मार देंगे, फलां कर देंगे, ये वो जो झूठ वूठ बोला उसने। खून के जो से सैंपल्स हैं वो खेतों तक गए हैं, जो हमें पुलिस ने बाद में लाके दिखाए। ठीक है। पिक्चर्स ली गई उस टाइम में उसकी। और अगर तो वहाँ पर उनको शहीद किया गया तो वो सैंपल्स वहाँ तक कैसे पहुँचे? बिल्कुल ठीक है। कुछ चीज़ें गड़बड़ हैं। ठीक है। मतलब शक में वैसे बिलावजह उस पर नहीं बंदे भी करता, कुछ चीज़ें गड़बड़ हैं। और एसपी चद्दर साहब यहाँ मौजूद थे, वो आज भी जिंदा हैं, 90 ईयर्स ओल्ड। एक पॉडकास्ट के बारे में उनके बारे में काफ़ी डिटेल में बात भी उन पर हुई। उनके पास जब भी केस ट्रांसफ़र हुआ, उनकी कॉल हमें घर पे आई कि बेटा मेरे पास फाइल ऐसे आई है जैसे खाली है, इसमें सैंपल्स नहीं है, इसमें चीज़ें नहीं हैं, ऐसे बस एक एम्प्टी फाइल मेरे पास आई है, मुझे बताएं मैंने क्या करना है। हमने कहा जी आपने परसू करना है, हमें ये चीज़ चाहिए, क्या हुआ। फिर उन्होंने हाजी हसन को अपने दफ्तर बुलाया इंवेस्टिगेशन के लिए। ठीक है। उनका चद्दर साहब का ये रिकॉर्ड था कि उनके पास कभी भी कोई केस आया तो आज तक उन्होंने कोई केस ऐसा नहीं था जिन्होंने सॉल्व ना किया हो। ठीक है। ही वाज नोन फॉर इट, बहुत सख्त ऑफिसर थे पुलिस के। ये जब बंदा आया तो उन्होंने जब देखा उसको तो उन्होंने कहा कि थोड़ी बात से सवाल जवाब किए हैं। उन्होंने कहा ठीक है 3 दिन के बाद तुमने दोबारा आना है मेरे पास, कह के भेज दिया उसको। जैसे ही वो बंदा जाता है उनके दफ्तर से, उनका ट्रांसफ़र लेटर विया मशीन वो फैक्स के थ्रू आ जाता है पास चद्दर साहब का। और हाजी हसन के इतने हाथ लंबे थे और उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है। ये बात भी मुझे पॉडकास्ट के थ्रू पता चली जब ये पूरी डिटेल
डिस्कस हुई, ओके। तो मुझे भी जिम्मे था कि एकदम से कहाँ चले गए वो, तो तब मुझे पता चला कि उनका ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि हाजी एहसन के हाथ इतने लंबे थे? उसके हाथ उतने लंबे नहीं है, फिर क्या वजह थी? देखिए मुझे नहीं समझ में आता ना, तो पैसे के लिए किया गया, कोई कुछ क्या वजह बनी, वजह तो हमें पता चले ना। आप क्या समझते हैं, वालिद साहब का केस दोबारा से रीओपन करवाएंगे? यस, होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं सुल्तान राइस साहब के तो फैन बहुत हैं, आप आज उनकी पिक्चर लगा के देख लें, मैं कहता हूँ अभी भी लोग उनके लिए, और ना सिर्फ वैसे कोई मेरे जैसे, हम कुछ उनके किरदार में भी फैन है, वो अपने आप को सुल्तान राय गंडासा पकड़ा हुआ है और वो मौला जट, ये लोगों का प्यार है। ये जो अब्बू की बरसी में जब आते हैं, कभी आप लोगों को देखें, सलाब लोगों का आया होता है, हम हर सालों की बरसी घर पे करते हैं, और ये जो आप बता रहे हैं, हर बंदा अपने अपने कैरेक्टर में उनकी तरह तैयार होकर आया होता है, अपना एक इजहार प्यार का कर रहा होता है, उनके इजहार कर रहा होता है, लोग उनसे इश्क करते हैं, बिल्कुल आज तक ऐसे लोग करते हैं माशाल्लाह से। तो उनको भी इसका जवाब मिलना चाहिए, हमें एज अ फैमिली मिलना चाहिए कि यार क्यों किया गया, एक इतने नेक और एक अच्छे इंसान को आप लोगों ने शहीद करके क्या निकाला उसमें से। उनसे वैसे ही मांग लेते, अगर पैसे की बात थी तो वैसे ही मांग लेते, उन्होंने कौन सा मना कर देना था। तो कोई वजह हुई है, अल्लाह आलम क्या वजह हुई है, ये बस मैं कहता हूँ कि उसको बता देना चाहिए। अब तो मरने वाला है, इतना एज का हो गया हुआ है, हाँ, उसको बस ही बता देना चाहिए यार कि हाँ जी ये हुआ था भाई। बिल्कुल ठीक फिर है, हम जाने और वो लोग जाने, फिर पूरा पाकिस्तान देखेगा इंशाल्लाह क्या ठीक। अच्छा सर, उसके बाद फिर एक पुलिस मुकाबले में भी वो कातलों को मार दिया जाता है। फाइल क्लोज करने के लिए बकवास चीज की गई थी कि जी कोई साजुकाना कोई था वहाँ का, कोई मफरूर था, उसको मार के हम उन्हें फाइल से एक्सेप्ट किया कि जी मुझसे हुआ है, गलती से हुआ है, मुझे नहीं पता था कि राई साहब हैं, तो मुझसे बस फायर हो गया, तो उन्होंने इसको इनकाउंटर में मार के फाइल क्लोज कर दी। अब ये कितनी बकवास सी बात है, इसको जेल मानता है आपको? बिल्कुल कि पुलिस अगर हमें बस मुतमईन करने के लिए जी कि बंदा पकड़ लिया गया था और उसको उन्होंने इनकाउंटर में मार दिया। फिर पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम पर तो आप सवाल उठाएंगे। हाँ? मैं बात वही करना चाहता हूँ ना कि इस केस को रीओपन होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। वो बंदा जिस दिन हाजी हसन दुनिया से चला गया, मर गया, खत्म। वाहिद एक बंदा मौजूद है जिसको पता है कि क्या किसने करवाया और क्यों करवाया। मैं आज भी बात कहता हूँ, पहले भी कहता आ रहा हूँ कि उसको पता है, उसको बता देना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, उस वक्त सवाल ये था कि बेनज़ीर साहिबा जो हैं वो वज़ीर आज़म थी, उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने आपके साथ कोई ताउन नहीं किया? कोई अफसोस करने के हद तक तो मियां नवाज शरीफ भी घर पे आए थे, साथ उनके बाकी लोग भी आए थे। उन्होंने कहा कि बेटा जब हमारी हुकूमत आएगी, अच्छा, तो हम इंशाल्लाह ताला ये केस आपका निकाल के दिखाएंगे। फिर उसके बाद कितनी हुकूमतें आ गई सर? वही बात है ना, ये तो चौथी पांचवी हुकूमत। सियासी बयान हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बहरहाल अभी उनकी बेटी वजीर आला है, उनके बारे में उनसे भी कोई इंसाफ की है आपको कोई? देखिए बात ये कि वैसे तो मैं 30 साल से बात हमेशा मुझे की बरसी पे कहता आया हूँ कि जी हमें इंसाफ मिलना चाहिए, इस केस को रिपोर्ट होना चाहिए। जी। लेकिन ऑब्वियसली बात है, जब तक फिजिकली मुलाकात नहीं होगी तब तक इस बात को, हमारे हुकूमती इदारे को पता है कैसे चलते हैं, तो उनसे जब तक मिलकर बात नहीं की जाएगी तब तक ये काम ऐसे नहीं होगा। तो मेरी पर्सनली ख्वाहिश तो है कि कभी कोई मीटिंग उनसे मेरी ऐसे अरेंज हो जाए, तो उनसे बात की जाए। तो ये एक फ़ोन कॉल की देर है, खाली इन्होंने खाली कॉल करनी है कि जी इसको देखें। ये केस सीसीडी के पास ही चला जाए तो मेरा ख्याल में जो ओके हो जाएगा, मुल्जिम जो है वो बाहर आ जाए। लेकिन आपको क्या लगता है कोई ढूंढने की कोशिश ही नहीं कर रहा? देखिए जहाँ तक हमारा ताल्लुक था, उन्होंने स्टार्टिंग में इस पर बहुत जोर लगाया, वकीलों को लिया, पता नहीं क्या कुछ बहुत जोर लगाया हम लोगों ने इस पर। लेकिन उन्होंने फाइल ऐसे बताया ना करके क्लोज कर दी कि जी एक बंदे ने ऐसे ऐसे एडमिट किया और ये बात खत्म हो गई, हादसा था। और फिर इन्हीं जो कि मामलात की वजह से लोग सवाल उठाते हैं कि गाड़ी देर से क्यों पहुंची, कायदे आज़म की, लियाकत अली ख़ान, फिर आगे मतलब लोग जो फिर इसी तरह जो है ना पाकिस्तान के जो जस्टिस सिस्टम पर। सर आखिर में अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप अब क्या करने वाले हैं? जो आपने फ़िल्म के बारे में कहा था कि मैं अपने वालिद के बाद एक ऐसी फ़िल्म लाऊंगा कि दुनिया देखेगी, तो आप समझते हैं कि आप अपने आप को कोई एक स्ट्रॉन्ग जो कि मजबूत करैक्टर अदाकार समझ रहे हैं? जी देखिए, मैंने फिर वही कहा कि मैं कभी भी नहीं कहूँगा जी कि मैं बड़ा कोई ज़बरदस्त सुपरस्टार बन गया हूँ, कुछ ऐसी बात नहीं है, अभी भी लगा हूँ, सीख रहा हूँ। ठीक है। लेकिन एक फ़िल्म ऐसी प्लान ज़रूर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ आ चुकी हुई है कि इस दौर के मुताबिक आपको चलना कैसे है। ठीक है। मेरे साथ जो मेरे प्रोड्यूसर अटैच होने के लिए रेडी खड़े हुए हैं, ये जो मैं काम करना चाह रहा हूँ वो इंशाल्लाह जिस लेवल का बनेगा तो पंजाबी दिन सारे जो चंद चढ़ेगा सारे बिखरेंगे। तो आपको लगता है राइटर अच्छे हैं पाकिस्तान में, प्रोड्यूसर अच्छे? जी बिल्कुल हैं, लेकिन उनसे थोड़ा मिलना पड़ता है, निखारना पड़ता है। यस, ठीक है, थोड़े हीरे ढूंढने पड़ते हैं तब जाके मिलता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है काम में। तो इंशाल्लाह ताला जब प्रोजेक्ट बन के सामने आएगा तो आप सबको बुलाऊंगा, देखिएगा आप। चलें ठीक है सर, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने देखने वाले? मैं बस ये कहना चाहूँगा जी कि देखें, बात ये कि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, इसको कोशिश करें कि प्यार मोहब्बत से गुजारें, और आपके जो बड़े मौजूद हैं पेरेंट्स उनका ख्याल करें, अपना भी ख्याल करें, एंड स्पेशली दुनिया में कहीं भी रहें, ऑलवेज बी प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, डोंट फॉरगेट दैट।
ओके नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे हैदर सुल्तान साहब, जो बहुत ही हम्बल पर्सनैलिटी हैं, एक आला शख्सियत, एक अजीम शख्सियत के बेटे हैं और उन्होंने अपने वालिद की मीरास को जो है वो ज़िंदा रखे हुए हैं। और जिस तरह उनकी शख्सियत है, जो लोगों के साथ उनका बिहेवियर है, फिर उनका बात करना, और फिर उन्होंने बाकायदा तौर पर आज इस पॉडकास्ट में बात तो की, लेकिन किसी की जो है उन्होंने जो कि उनके ऊपर ट्रोलिंग नहीं की, किसी को उन्होंने तनकीद का निशाना नहीं बनाया। और वो आज भी कहते हैं कि मेरे वालिद के जो कातिल हैं वो सामने आने चाहिए, और पाकिस्तान से जो कि अदारों से मैं अभी भी पुरुमीद हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। इसके साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें डेली पॉइंट।